नमस्ते एवरीवन। इस मेंटल इल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में पिछले एपिसोड में हमने जाना कि क्या सिम्टम्स होते हैं मेंटल इल हेल्थ के, जिससे हम बहुत जल्द पहचान सकते हैं अपने आप को या अपने किसी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड को कि उसकी मेंटल इल हेल्थ की शुरुआत हो चुकी है। आज इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें मेंटल इलनेस कहा जाता है, और उनकी डिटेल्स समझेंगे कि किस तरीके से उन्हें पहचाना जाता है और अपने आप को बचाया जा सकता है। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि ये बीमारी बड़ी ना हो जाए। तो आज फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश परीक। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में और गहराई से। स्वागत है डॉक्टर महेश परीक आपका। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं सबसे कॉमन बीमारी की, जो शब्द हम बार बार सुनते हैं और अनफॉर्चुनेटली छोटे छोटे बच्चों के मुख से भी सुना जाता है कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग आ रही है। ये डिप्रेशन है क्या, और ये डिप्रेसिव फीलिंग क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है? जी देखिए, आम तौर से ये शब्द डिप्रेशन, उदासी जी किसके लिए वापरा जाता है कि जब परिस्थिति हमारे मर्जी के खिलाफ होती है, हम उदास हो जाते हैं। जी जैसे कोई फेल हो गया तो उदास हो गया, किसी का धंधा बराबर नहीं चल रहा है तो वो उदास हो जाता है, कोई नज़दीक का कोई गुजर गया तो हम उदास हो जाते हैं। तो ये है रिएक्टिव डिप्रेशन। सो रिएक्टिव डिप्रेशन है जो सर्कमस्टेंशियल है, जिसे जैसे यदि फेल हो गए या ब्रेकअप हो गया या फिर बिजनेस में लॉस आ गए या फिर किसी लव्ड वन को लूज़ कर दिया आपने तो दुखी हो गए, या किसी मेजर स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, तो जो उदासी सेट इन हो जाती है हमारे बिहेवियर में, तो उसे हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। जी जो अब बात करने जा रहे हैं वो है मेजर डिप्रेशन, ओके यानी कि एंडोजीनस डिप्रेशन, ये उसका पुराना नाम था। जी तो ये जो डिप्रेशन है वो परिस्थिति की वजह से नहीं है, लेकिन जो नसों के जोड़ के बीच में केमिकल है उसके कम होने से है। और कौन सा केमिकल कम होता है? सीरोटोनिन नाम का केमिकल। ओके ओके तो उसके कम होने से ये मेजर डिप्रेशन की बीमारी आती है। ओके सो एक तो जैसे हमने जाना रिएक्टिव डिप्रेशन है, जो माइनर डिप्रेशन है, सिचुएशनल है, और फिर वो अपने आप सिचुएशन के दूर होने से वो दूर भी हो जाता है। लेकिन ये जो एंडोजीनस या मेजर डिप्रेशन है, ये बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस से न्यूरोट्रांसमीटर्स जब अपना मैसेज जो है वो ब्रेन को नहीं दे पाते हैं या एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, तब ये डिप्रेशन होता है। सर उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है ये डिप्रेशन है? 3 मेन सिम्टम्स है, जी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर। थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर। ये तीनों लो हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो फीलिंग में क्या होता है? उसको उदास लगता है, बिना वजह रोना आता है, ओके मरने के ख्याल आते हैं, और काफ़ी जो सुसाइड होते हैं वो इसी बीमारी की वजह से होते हैं। ओके लेकिन क्योंकि इस बीमारी की मालूमात नहीं है, इसलिए हम उसके परिस्थिति के साथ जोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे लगता है उसका स्वभाव ही उदास रहना है। स्वभाव नहीं, उसकी इस परिस्थिति की वजह से वो उदास हुआ, इसलिए आत्महत्या की। हालांकि उसने आत्महत्या की है इस बीमारी के वजह से, जिसका मूल कारण केमिकल इम्बैलेंस है। ओके तो यदि कोई व्यक्ति लगातार उदास है तो इसको ये ना सोचे कि वो किसी परिस्थिति या किसी कारण से उदास है। यदि आपको परिस्थिति नज़र आ रही है तो वेट कीजिए, लेकिन यदि कोई परिस्थिति नहीं है और व्यक्ति हमेशा उदास रहता है और उदास फील करता है, तो वो डिप्रेशन भी हो सकता है, तो उसे आप नज़रअंदाज ना कीजिए। जी लेकिन क्योंकि हम रिएक्टिव डिप्रेशन से ही वाकिफ है, इसलिए जब मेजर डिप्रेशन के वजह से उदासी आती है तो हम कोई ना कोई कारण परिस्थिति से ढूंढ निकालते हैं जी और उसके साथ जोड़ देते हैं। जी और फिर वो मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम उदास मत हो जाओ, तुम चलो कुछ काम करो। हाँ, जी जरा मन मजबूत करो, जरा बाहर घूम आओ, जी जी या काम में जुट जाओ, उसमें मन लगा रहेगा तो उदासी नहीं होगी। जी ये सब सलाह मशवरा हम देते हैं जी जो इसमें काम नहीं आने वाला है।
जी, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जैसे कोई यंग लड़की है, उसकी वो उदास रह रही है, तो या कहेंगे कि तुम नौकरी कर लो, अच्छा कुछ नहीं तो शादी कर शादी लो, कर तो लो। शायद ठीक हो हाँ, जाओगी तुम। हाँ। जी, जी, जी। तो हम एक्चुअली उसकी जो उसका जो रूट कॉज़ है, वो आम ज़िंदगी में ढूँढने लगते हैं कि शायद इसकी शादी नहीं हुई तो इसलिए परेशान है, शायद इसका हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं है तो इसलिए परेशान है, या करेक्ट, नौकरी नहीं है तो इसलिए करेक्ट। परेशान है। जी, तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है और अंडरलाइंग डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, जी। इसीलिए क्या होता है कि जो रिएक्टिव डिप्रेशन में काम आता है, वो सब टेक्निक हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो काम नहीं आएगी। तो तभी उसका असर नहीं नहीं पड़ता है, पड़ने और फिर वाला हम है। सोचते हैं कि इसको तो ये भी दे दिया फिर भी खुश नहीं है, अब तो इसको गिफ्ट्स भी दे दिए, इसको वेकेशन भी दे दिया, शादी भी कर दी फिर भी खुश नहीं है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये बहुत लोगों को शायद इससे अवेयरनेस आएगी कि डिप्रेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई घटना ऐसी घटी है कि ये वो उदास है, लेकिन यदि शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी उदासी आ सकती है। तो एक तो ये फीलिंग की बात हो गई, तो थिंकिंग कैसे चेंज हो जाती नहीं, है? उसके पहले फीलिंग में और है। अच्छा, फीलिंग और हाँ, है। यहाँ जी। गिल्ट फीलिंग भी होती है, अच्छा। अपराध भाव होता है कि हम्म। कुछ उसने कुछ गुनाह किया ऐसा उसको लगता है, कि उसने पाप किया ऐसा उसको लगता है, और मैं इसी के लायक हूँ ऐसा लगता है। तो ये ओह। गिल्ट फीलिंग भी आ सकता है, और कोई छोटी सी बात हुई हो बरसों पहले, उसके बारे में गिल्ट करता रहता है। अच्छा। हम्म। तो फिर एक तो आपने बताया कि उदासी, दूसरा आपने बताया गिल्ट फीलिंग आ सकती है किसी भी कारण से, या कोई छोटी सी घटना भी पास्ट में घटी हो तो उसको बार बार याद करके अपराध बोध अपने जीवन में लेकर रखते लेता हैं। रहे। जी। फिर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ओके। वर्थलेसनेस, हम्म। ये सब आता है। सर, ये क्या कुछ एज रिलेटेड है? क्योंकि जैसे मैंने होपलेसनेस, वर्थलेसनेस मोस्टली मिडिल एज वुमेन में देखी है, सुनी है, तो क्या ये एज रिलेटेड भी है कि इट इज़ बियॉन्ड एज, कोई भी एज में वर्थलेसनेस और होपलेसनेस आ सकती है? ये बीमारी कोई भी एज में आ सकती है, लेकिन आम तौर से वो लेट 20s अर्ली 30s में शुरू होती है। अच्छा। ओके। इसलिए आपने शायद उस एज में जी, ये सब सिम्टम्स देखे हों। देखे हैं जी। वो सिम्टम्स आते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको नज़रअंदाज करते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते मिडिल एज तक तो बहुत गहरे हो जाते होंगे। नहीं नहीं, शुरू ही इस एज में होती है। शुरू ही इस एज में होते हैं। ओके। ओके। तो पोटेंशियल तो है पहले से, जी। लेकिन बाहर आती है इस एज में। देखिए, एक कॉमन एज ग्रुप है, ऐसा ओके। नहीं कि उसी एज में चालू होती है। जी। आजकल मानी लास्ट 25-30 साल से हम देख रहे हैं कि ये बच्चों में भी दिखाई देता है। जी, मैं वही कहने वाली थी आपसे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इस टर्म का इस्तेमाल करने लगे हैं। जी। और उसमें आम तौर से वो स्कूल में जाने को मना करता है। ये एक अच्छा। अहम चिन्ह है उसमें। ओके, तो यदि बच्चा बार बार स्कूल जाने को मना करे, उसको हल्के में ना लें, हो सकता है ये एक शुरुआत हो डिप्रेशन की, तो ज़रूर मेडिकल हेल्प ले लें या डॉक्टर की सलाह ले लें। कहीं ऐसे ना हो आप सोचते हो कि बच्चा एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, पर जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक्सक्यूज़ हो सकता है लेकिन जेन्युइन भी हो सकती है प्रॉब्लम। जी। फिर क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि उसकी टीचर बराबर नहीं है, या उसके साथीदार उसको चिढ़ाते हैं इसलिए नहीं जाना चाहते। माने ये हम बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, जी, 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 जी। हालांकि मुख्य कारण ये है। जी। और इसमें चिड़चिड़ापन भी आता है, अच्छा, इरिटेबिलिटी भी रहती इरिटेबिलिटी। है। जी। ये हुआ फीलिंग का। ओके, तो फीलिंग हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहली बात उदासी, दूसरी बात गिल्ट, तीसरी बात इरिटेबिलिटी, और चौथी बात है होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। इन चीज़ों को यदि आप देख रहे हैं अपने किसी साथी में, अपने आप में, या अपने बच्चों में, तो आप इसको हल्के में ना लें। आप इसको ज़रूर एक बार डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लें। जी। और एक अहम बात है कि ये जो उदासी की फीलिंग है, वो सबसे ज़्यादा सुबह होती है। सुबह होती है। अच्छा। दिस इज कॉल्ड डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड। क्योंकि बीमारी सुबह के समय ज़्यादा होती है, ये उदासी, ये आलसीपन सुबह टाइम में होता है। तो इसका क्या असर होता है कि सुबह जब काम पे जाना होता है उसको मूड नहीं लगता है, तो काम पे नहीं जाता है। लेकिन ये जैसे जैसे दिन ढलता है वो बेटर होता जाता है, तो शाम को घूमने जाएगा। अच्छा।
तो लोग उसको चिल्लाते हैं, परिवार वाले, कि काम धंधा करना नहीं है, मौज मजा करनी है। और शाम को उसको बेटर फील होता है तो वो कहता है हाँ कल तो मैं जाऊंगा, लेकिन सुबह होती है वापस डाउन हो जाता है। ओके, तो ये जो बीमारी का जो सिम्टम है, ये भी है कि यदि सुबह आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, उदासी ज़्यादा है और सुबह आपका काम करने में दिल नहीं लगता, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और फिर जैसे जैसा दिन बीतता है तो आपका मन शांत भी हो जाता है और मन ठीक भी हो जाता है और शाम को आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ये इंडिकेटर्स अपने में, अपने आसपास के लोगों में देखते रहेंगे। यदि सुबह कोई व्यक्ति अपने काम में जाने से कतराता है या बच्चा स्कूल जाने से या कॉलेज जाने से कतराता है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। जी। अब थिंकिंग की तरफ चले जी। तो मन एक ब्लैंक है, जी। विचार नहीं आते हैं। जी। जैसे एक मरीज ने उपमा दी थी कि जैसे वो थिएटर में बैठा है और स्क्रीन ब्लैंक है, ऐसा उसका मन है। अरे वाह। ओके, तो उसके मन में कोई विचार नहीं आता है। जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है उसका मन बिल्कुल खाली हो जाता है। पर सर ये तो एक हम यदि स्पिरिचुअल बात करें तो हम इसी अवस्था में पहुंचने की कोशिश करते हैं ना, थॉटलेसनेस वाली व्यक्ति। हाँ, तो उसके साथ उदासी वगैरह नहीं होता है ना। जी। ओके, तो उसका मन बिल्कुल ब्लैंक होता है, कोई विचार नहीं आता नहीं उसको। आता है। ओके। और इसीलिए उसको निर्णय करने में दिक्कत आती है, अच्छा, क्यों? इनडिसिसिवनेस आता है, हाँ। बिकॉज ही कैन नॉट मार्शल हिज थॉट्स। उसके जो विचार है उस पर वो कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए कुछ निर्णय लेना है तो समय लगाएगा। तो हेल्पलेसनेस हो जाती है थॉट लेवल पे, क्योंकि उसको कोई विचार ही नहीं आते और वो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, उनको प्रोसेस नहीं कर सकता है, तो इनडिसाइसिव हो जाता है। ठीक है जी। और थिंकिंग के माध्यम से, और इसमें जब भी उसकी मात्रा बढ़ती है डिप्रेशन की, तो डिल्यूजन्स आते हैं। जो अच्छा। डिल्यूजन्स क्या है, वो है फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, नॉट इन कीपिंग विथ रियलिटी। मीन्स ऐसे कोई मान्यता घुस गई है मन में जो हकीकत से अनुरूप है ही नहीं। और ये कई प्रकार के डिल्यूजन्स आते हैं। ओके। जैसे डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, उसको लगता है मैं गरीब हो गया। अच्छा। मेरा एक मरीज अपनी बीबी से कहता था हम 2 बार का खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, एक ही बार बनाओ। अच्छा। हालांकि उसके पास बहुत पैसे थे, पर उसके मन में एक विचार आ गया था। ओके। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, कि मैंने बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं और मैं इसी के लायक हूँ, इसी के पात्र हूँ, और उसके वजह से भी आत्महत्या होती है। ओके। ओके। सो थिंकिंग के माध्यम से इनडिसाइसिव हो जाते हैं क्योंकि थॉट्स नहीं होते उनके पास, और दूसरा डिल्यूजनल हो जाते हैं। कुछ भी विचार ऐसे अपनी धारणा बना लेते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, और बार बार अपराध भाव में या जो घटना नहीं घटी है उसके बारे में भी विचार आने लगते हैं, डिल्यूजनल हो जाते हैं। ओके। ये जब भी उसका सिवियरिटी ज़्यादा होता है तब। ओके। फिर डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, यानी मैं मर गया, मैं जिंदा ही नहीं हूँ। ये बहुत सिवियर केसेस में होता होगा कि हाँ। मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा ही नहीं हूँ। तो या मेरा हार्ट नहीं है, मेरे इंटेस्टाइन सड़ गए हैं, ये अच्छा। ऐसी इसको भावनाएं होती है। और वो आर्ग्यूमेंट करके या कुछ भी आप इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे ये सब बराबर है, वो कन्विंस नहीं होता है। ओके, तो मतलब कोई भी विचार, पर कोई भी नेगेटिव विचार कि मैं मर गया हूँ या मेरी सेहत खराब है या फिर मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है या फिर मेरे साथ कुछ ये होने वाला है, ऐसा कोई भी विचार जब सिवियर डिप्रेशन होती है तो आने लगते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है हम अपने दर्शकों को पहुँचने नहीं देंगे, उनको पहले ही आगाह कर देंगे कि जब पहला विचार आने लगे तो वहीं से आप मेडिकल हेल्प ले लीजिए। थैंक यू सर, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है। तो और कौन से थॉट्स हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं? जी। याद शक्ति कम हो जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अच्छा। व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस। तो जब भी लेट लाइफ में यानी 60 के बाद ये बीमारी आती है, इसको कहते हैं इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया, तब हमको डिमेंशिया का फॉल्स पिक्चर आता है। ओके। इसको कहते हैं सूडो डिमेंशिया।
स्यूडो डिमेंशिया कि हम विचार करने लगते हैं कि हमें डिमेंशिया हो गया है, ऐसा? नहीं, दूसरों को ऐसा लगता है इसको डिमेंशिया हो गया है, अच्छा। क्योंकि वो भुलक्कड़ हो गया है और भुलक्कड़पन डिमेंशिया में आता है। जी। लेकिन ये भुलक्कड़पन उसकी डिमेंशिया की वजह से नहीं है, इसके लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से है। ओके। माने ये रिवर्स किया जा सकता है दवाई से। जो डिमेंशिया का भुलक्कड़पन है वो रिवर्स उससे नहीं किया जा सकता। तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है यदि आपको मेमोरी लॉस हो रहा है और घर के लोग ऐसा समझने लग गए हैं या डॉक्टर ऐसा समझने लग गए हैं कि ये डायमेंशिया की शुरुआत है। पर यदि इस भुलक्कड़पन का, मेमोरी लॉस का कारण यदि डिप्रेशन है, अंडरलाइंग डिप्रेशन है, तो ये रिवर्सेबल है। मेडिकेशन से आपकी मेमोरी वापस दुरुस्त हो सकती है। जी। उसको कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। उसको मालूम है ये मुझे करना है, करना चाहता भी है लेकिन कर नहीं पाता। यदि ये डिप्रेशन का सिम्टम है कि व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, पता भी होता है कि ये काम करना है लेकिन नहीं करता है या नहीं कर पाता है, तो ऐसे केसेस तो मैंने बहुत सारे देखे हैं जो आजकल काम पता होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स के सामने बैठकर सारा दिन व्यतीत कर देते हैं, कोई काम नहीं करते। नहीं, उनको तो नेटफ्लिक्स देखना भी पसंद नहीं आता है। अच्छा, डिप्रेशन। सो जो लोग देख रहे हैं उनको ये संतोष रखना चाहिए क्योंकि वो खुश हैं। तो जो डिप्रेशन में है उनको नेटफ्लिक्स या कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगता, कुछ करना अच्छा नहीं लगता, कोई भी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो यदि काम करना है, मालूम है करना है, लेकिन आप में क्षमता नहीं हो पा रही है, इच्छा शक्ति नहीं आ रही है कि काम कर लें, तो भी ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है। और एक डिल्यूजन है जो हो सकता है, हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन। मानी उसको ऐसा लगता है उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे कैंसर हो गया है, अच्छा। एड्स हो गया है, ऐसा उसको लगता है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराता है, सब नॉर्मल आते हैं, फिर भी वो कन्विंस नहीं होता है। ओके, ओके। तो हाइपोकॉन्ड्रिया भी जो डिप्रेशन का एक सिम्टम है, जैसे उस व्यक्ति को ये लगने लगे कि मैं किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, एड्स हो गया है या कोई और ऐसी बीमारी है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए बार बार डॉक्टर्स के पास जाता है, कुछ नहीं निकलता, फिर भी कन्विंस नहीं होता है, सब ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन उसको फिर भी कन्विंसिंग आर्गुमेंट ये नहीं लगता है। वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। जी। इसको कहते हैं हॉस्पिटल शॉपिंग। हॉस्पिटल शॉपिंग, ओके। अच्छा, अभी तो हमने शॉपिंग सुनी थी, अब फिर स्पिरिचुअल शॉपिंग, अब ये हॉस्पिटल शॉपिंग भी। वेरी गुड। जी। जो थर्ड अहम सिम्टम है वो साइकोमोटर रिटार्डेशन। ओके, तो हमने फीलिंग कर लिया, थिंकिंग कर लिया, और अब ये थर्ड है, ये बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जी। तो साइकोमोटर रिटार्डेशन मानी सब प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। अच्छा। उसका बोलना, चलना, सोचना, यहाँ तक कि वो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। और इसके वजह से डाइजेस्टिव सिम्टम्स आते हैं। इसमें डाइजेशन स्लो हो गया तो जो खाना खाया है वो अपने पेट में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। जी। और उसके लिए उसके ऊपर फर्मेंटेशन होगा। जी। उसकी वजह से एसिडिटी होगी। जी। गैस होगा। जी। कब्ज होगी। जी। अब ये सिम्टम्स लेके व्यक्ति को लगता है मुझे एसिडिटी हो गई है। जी। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। जी जी। सब जांच पड़ताल होगी, सब नॉर्मल आएगा। जी। तो कारण तो ये डिप्रेशन है। ओहो, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग आज जो सफ़र कर रहे हैं अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ के साथ, तो जो जैसे इनडाइजेशन है, स्लो मेटाबॉलिज्म है, जिसकी वजह से गैस, बदहज़मी और कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि हमारे खाने पीने की वजह से हैं, तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये एक्चुअली जो बेसिक अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन है। तो ये बात को ध्यान में रखिए कि यदि ये सारे सिम्टम्स आपकी फीलिंग्स के, आपकी थिंकिंग के और आपके बिहेवियर के एक साथ जुड़ रहे हैं तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाएं। जी। ये साइकोमोटर रिटार्डेशन के वजह से वो सुसाइड भी नहीं कर पाता है। अच्छा। तो जो सुसाइड का रिस्क है वो दो जगह पे है। एक शुरुआत में और दूसरा
एंड में। ओके। ये जो बीमारी है वो एक एपिसोड के रूप में आती है, शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, मैक्सिमम पहुंचती है, फिर धीरे धीरे अपने आप घटने लगती है और फिर निकल जाती है। तो शुरुआत के समय में और एंड के समय में इसका सुसाइड का डेंजर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले सिम्टम्स आएंगे उदासी के जी, साइकोमोटर रिटार्डेशन बाद में आता है। ओके। तो शुरू में जो उदासी है, मरने के ख्याल है, वो इम्प्लीमेंट कर पाता है, लेकिन जैसे साइकोमोटर रिटार्डेशन आया तो वो अपने जो आत्महत्या के विचार है उसको अमल नहीं कर पा रहा है, वो भी स्लो हो गए हैं। वो स्लो गए क्योंकि स्लोनेस के, तो वो बचाता है उसको। लेकिन जब इसकी रिकवरी होती है तो पहले साइकोमोटर रिटार्डेशन जाता है, ओके, और फिर उदासी जाएगी। तो ये टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो वो आत्महत्या कर सकता है। तो कई बार हम सोचते थे ये तो सुधर रहा था, क्या हुआ अचानक, कैसे कैसे हो गया? क्योंकि बीमारी ठीक होने के उस पे थी, लेकिन वो जो पीक पे आया तो फिर मानी आत्महत्या का विचार तो पीक पे होता है जी, यहाँ भी होता है, शुरू में और एंड में, पर लेकिन बीच में पीक कैपेबिलिटी में नहीं है। वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि साइकोमोटर रिटार्डेशन से बचा रहा है। राइट राइट राइट। लेकिन यहाँ वो निकल गया। ओके। तो जब यदि आपके आसपास कोई डिप्रेसिव पर्सन है तो उसकी शुरुआत की और जब उसकी बीमारी ठीक होने वाली है तब की परिस्थिति में उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी डिसीजन उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। जी। एक अहम चिन्ह है अनिद्रा, जो हमने पहले बताया था जी, मिडनाइट इंसोम्निया और लेट नाइट इंसोम्निया। लेट नाइट इंसोम्निया जब माइल्ड डिप्रेशन है, मिडिल इंसोम्निया जब वो मॉडरेट है, और जब वो सीवियर होता है तो टोटल इंसोम्निया, मानी पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो एक और बात जो बिहेवियर में बताई है, तो ये इस बात के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसके स्लीपिंग पैटर्न्स को ज़रूर देखें, क्योंकि मिडनाइट इंसोम्निया और लेट नाइट इंसोम्निया ये बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं डीप डिप्रेशन के, और यदि ऑल नाइट इंसोम्निया है तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आज हम अब इस बात को कंक्लूड करना चाहते हैं कि जो डिप्रेशन है उसको हल्के में ना लें। कई बार ऐसे आपको लगेगा कि ये तो आम बात है, ये तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, स्लो है, कोई बात नहीं, ऐसे विचार आते हैं। उन चीज़ों को हल्के में ना लें। ज़रूर होलिस्टिक एक पिक्चर देखें कि हर तरीके का उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो थॉट्स हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं, वो जैसे हमने इस पूरे एपिसोड में डिस्कस किया, गो थ्रू इट वंस अगेन और देखें कि किसी में ये सारे सिम्टम्स एक साथ तो नहीं हैं। बहुत अच्छी बात की सर आपने, बहुत अवेयरनेस दी है। अगला एपिसोड भी डिप्रेशन के बारे में ही होगा और उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर।